अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। अब से चंद घंटे पहले मैंने एक व्लॉग किया, जिसमें मेरा तमाम तर फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर था कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जिसमें सिविल सर्वेंट भी हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासतदान भी हैं, टॉप बिज़नेसमैन भी हैं, इन सब की दुबई की फ़ैंटेसी है क्या? इनका एक ख़्वाब है कि दुबई में इनके पास एक बड़ी महँगी-सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक ऐसा ख़्वाब जो इमरान खान के अलावा तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट जो है, वो शेयर करती है। मैंने इस व्लॉग में आपको ये इशारा किया, बताया मैंने कि पहली दफ़ा जहाँ पर बिजनेसमैन के या सियासतदानों के नाम आए हैं, वहाँ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जनरल साहिबान के भी नाम आ गए हैं कि उनके पास भी दुबई में प्रॉपर्टी है। जो सवाल मैंने उस वक़्त ठीक तरह से मैंने ख़ासा एक्सप्लेन किया, चूँकि मेरा सारा फ़ोकस इस पे था, लेकिन मैंने बाकी कोई और उस वक़्त डेवलपमेंट्स जो हैं, उनको मैंने सम अप नहीं किया। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था। जब मैं मीटिंग से आया, उसके बाद मेरा ख़्याल था मैं वीलॉग करूँगा, और अब मैं वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि अब से चंद घंटे में पाकिस्तान में एक नया दिन शुरू होने वाला है, और इस नए दिन में तवक्को ये है कि इमरान खान एक वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने पेश होंगे, नैब से रिलेटेड एक केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनके फेवर में 2/1 का एक डिसीजन 2023 के आखिरी महीनों में कर चुकी है, और जहां पर अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपील की भी है, और इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट की इस अपील के नतीजे में एक डिफेंडेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। अब मैं कह ये रहा हूँ कि जो पीछे दिन की डेवलपमेंट थी, मैंने उस वक़्त सम अप नहीं किया। उनमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसी दुबई लीक्स के हवाले से थी, और वो डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान ने इस हवाले से एक प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा ख़्याल है पार्लियामेंट के सामने खड़े होके, और ये की उमर अयूब खान ने और बैरिस्टर गौहर अली खान ने। और उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने ये सवाल उठाया कि ये जो दुबई लीक्स हैं प्रॉपर्टीज़ की, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी किस चीज़ की होनी चाहिए? क्योंकि ये सारे कह रहे हैं कि हमने इसको एफबीआर के सामने डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे तो नोन है, हमारे तो सोर्सेज नोन है। इंक्वायरी उन्होंने एक सवाल उठाया क्रिटिकल कि इस चीज़ की होनी चाहिए, जो आप में से भी बहुत से लोगों ने पिछले वीलॉग के नीचे मैं देख रहा हूँ लोगों ने कमेंट्स उठाए, और वही चीज़ तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठाई, लीडर्स ने, कि ये पैसे पाकिस्तान से लेकर कैसे गए। बिकॉज पाकिस्तान में तो इस किस्म के कैपिटल कंट्रोल हैं कि आपको स्टेट बैंक की परमिशन चाहिए केस बाय केस। और आप वैसे पाकिस्तान से पैसे, स्टेट बैंक तो रेगुलेशन के कहते हैं कि या तो आप तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए पैसे बाहर ले जा सकते हैं, या बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए ले जा सकते हैं, उसकी भी परमिशन चाहिए होती है। यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, या ये है कि आप जो है हेल्थ रीजंस पे ले जा सकते हैं। तो ये तो तमाम लोग हैं, जिसमें जनरल साहिबान भी हैं। ये जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लेकर गए हैं, ये सिविल सर्वेंट है, तो क्या इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परमिशन ली? क्या ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रेगुलर लीगल बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पैसे लेकर गए हैं, या हुंडी हवाले से पैसे लेके गए? ये सवाल जहाँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज थ्रो अप करता है जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू के लिए। बिकॉज़ जीएचक्यू, जैसा कि हम जानते हैं और समझते हैं, कि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इदारा है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का एक तस्वर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो, और फिर हमने देखा गुज़िश्ता 2 बरस में कि जीएचक्यू कहता है कि उसको, ये तो लोग रिटायर होते ही नहीं है सारी उम्र के लिए। अगर ये पॉलिटिकल बात कर दें, कोई स्टेटमेंट दे दें, कोई ट्वीट कर दें, तो इनको डिसिप्लिन किया जाता है। तो ट्वीट करने पे अगर इनका डिसिप्लिन हो सकता है, गुज़िश्ता 2 बरस में हमने देखा बारहा इनको, यानी वेटरन्स को भी सीधा कर दिया जाता है। तो फिर अगर ये ऐसे वेटरन्स हैं जो यहाँ से 2-2 3-3 लाख डॉलर जो है पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी का बाहर ले गए हैं, दुबई के अंदर जाके अपार्टमेंट खरीदने के लिए, तो क्या जीएचक्यू इस नुक्ते की अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नहीं करेगा? मैं तो समझता हूँ कि जीएचक्यू को करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि जीएचक्यू क्या करता है। अब मैं आ जाऊँ और कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने सम अप कर दूँ। एक तो एक एनालिटिकल पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप गुज़िश्ता 24 घंटे को देखें, तो आपको महसूस होता है कि इमरान खान स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता-आहिस्ता अपने लीगल मार्के और केसेस को जीत रहे हैं। बावजूद इसके कि चौधरी निज़ामुद्दीन की पूरी कोशिश है कि उनके रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी की जा सकें, वो खड़ी की जाएँ और हर्डल्स पैदा की जाएँ। उसके बावजूद इमरान खान का ये सफ़र आगे की तरफ जो है, वो चल रहा है। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच में, जिसे लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, और उनके साथ थे, मेरा ख़्याल है जस्टिस जहांगीरी उनके साथ थे। और उसमें एक 12 पेज का डिसीजन लिखा गया, जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत हो गई। वैसे इमरान खान की रिहाई इसलिए नहीं हो सकती कि साइफर केस में भी उनको सज़ा हुई हुई है, इद्दत केस में भी उनको सज़ा हुई हुई है, तोशा खाने में भी उनको सज़ा हुई हुई है। लेकिन तोशा खाने में शायद उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है, दोनों चीज़ों में उनके सेंटेंस क्वाश नहीं हुआ, लेकिन उनको एज़ सच सेंटेंस सेट असाइड हुआ हुआ है, ज़मानत उनकी हुई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि नैब ने बड़ी मुखालफत की कि इनकी ज़मानत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नैब ने ये कहा कि 59 हमारे विटनेसेस थे,
39 की हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो बाकी 20 रहते हैं हम उनको शॉर्ट कर देंगे, 10 को कर देंगे, और इस स्टेज के ऊपर आपको इमरान खान को ज़मानत नहीं देनी चाहिए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा कि ये प्रोसेस जो है ये अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इसमें मज़ीद जितनी रिकॉर्ड इसका कंप्लीट हो गया है, और इस स्टेज पे इमरान खान को ज़मानत उनकी रोकना जो है ये नहीं बनता। अच्छा, मैंने वो 12 पेज का पूरा डिसीजन इस टाइम पीरियड में, पहले वीलॉग और इस वीलॉग के दरमियान में, मैंने वो 12 पेज का सारा डिसीजन पढ़ा है, और ये डिसीजन मुझे लगता है साइन तो नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लग यही रहा है कि ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखा है। और जो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस कर सकते थे इमरान खान के खिलाफ लिखने में, वो उन्होंने सारा लिखा है। मतलब ऐसी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कई पैराग्राफ सिर्फ इस चीज़ में लिख दिए हैं कि ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट को जाने चाहिए थे, ये जो मलिक रियाज के पैसे बाहर से आए हैं 190 मिलियन पाउंड्स के, ये भी लिखा है कि 190 मिलियन पूरे नहीं आए, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कटौती कर दी है, ये 170 प्लस मिलियन पाउंड आए हैं, लेकिन ये हुकूमत को मिलने चाहिए थे। हुकूमत को ना मिलना एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आने चाहिए थे। तो जितनी भी वो सरकार की मदद कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन कानूनी तौर पे उनको ज़मानत देनी ही पड़ी। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ जिसका जिक्र पंजोथा साहब ने अपने ट्वीट में किया, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान की 9 मई के हवाले से जो था कि उन्होंने वायलेंस की, उसमें भी उस केसेस में एक्विट हो गए हैं। वो डिसीजन मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इससे पहले भी आप देख रहे हैं गुज़श्ता चंद दिनों में कि मुख्तलिफ केसेस में अल्टीमेटली इमरान खान के खिलाफ प्रूफ कुछ भी नहीं हो रहा, तो स्टेप बाय स्टेप सब्र के साथ चलते हुए इमरान खान के केसेस जो हैं वो ख़त्म होते हैं नज़र आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि रऊफ़ हसन साहब ने एक बड़ी ही सख्त किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजकल रऊफ़ साहब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे रऊफ़ हसन साहब की सलामती के बारे में खदशात जो हैं वो लाक हो जाते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें वो रिएक्ट कर रहे हैं, 2-3 चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी हिफाजत के बारे में हम बहुत कंसर्न है। इसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा के ट्वीट को बेसिस बनाया, जिस ट्वीट का मैंने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था, जहां अलीमा खान की कहती हैं कि इमरान खान की मीटिंग्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई, उनके केसेस जो हैं नहीं लगे हैं, उनके गार्ड्स चेंज हो गए। रऊफ़ हसन साहब ने इन तीनों चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि साइफ़र का केस समात नहीं हुई, तोशा खाने के केस की समात नहीं हुई, इद्दत के केस की समात नहीं हुई, अलकादर के केस की जो होनी थी बेसिक लेवल पे समात नहीं हुई, तोशा खाना शायद मैंने गलत कह दिया, तो और गार्ड्स की चेंज है, और हम इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली एट अ टाइम कि हम ये महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और डिसीजन कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है थ्रू द वीडियो लिंक, उससे सिर्फ एक दिन पहले ये डेवलपमेंट्स, ये 1.5 दिन पहले हमारे सामने आ रही हैं, तो हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी हवाले से नहीं थी। उन्होंने नाम नहीं लिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक दिन पहले हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो की थी लॉ मिनिस्टर आज़म रज़ीद तारड़ साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब ने, और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किस तरह से की, और हम डिसअपॉइंटेड हैं कि बहुत ही हमें कराहत आती, उल्टी आती है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। देखिए, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जुडिशरी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, और उन्होंने कहा कि ये हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। फिर रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ट्विन मैनस है, ट्विन मैनस, एक दो धारी किस्म का यहाँ पर एक ख़तरा है पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के लिए। और ये ख़तरा उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एक तरफ चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, और ये दोनों मिल के एक ट्विन मैनस क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में। फिर हसन साहब ने यह भी कहा कि जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंसेस की बात की, अच्छा हाँ, इसके जवाब में नोट कीजिए कि आज ही फैसल वाड़ा साहब की रोज़ एक स्टेटमेंट छपती है किसी टेलीविज़न प्रोग्राम के हवाले से। जब रऊफ़ हसन रो रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो जो फैसल वाड़ा साहब की स्टेटमेंट आई है जुडिशरी के हवाले से, वो तो ऐसा लगता है कि फैसल वाड़ा साहब को बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से अनलीश कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ और जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ ख़ास करके। फैसल वाड़ा साहब की स्टेटमेंट की हेडलाइन ये लगाई गई है जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर कि एनफ इज़ एनफ। वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है ना तमाम हदें फलांग ली हैं। अब जब तक या तो वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करें पाकिस्तान की रिस्पेक्टेड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, और अगर शटअप हो जाएं, चुप कर जाएं, और अगर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो फैसल वाड़ा साहब ये फरमा रहे हैं कि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे अगेंस्ट इसी कॉज के अंदर। अब ज़रा इमेजिन करें कि कौन शामिल हो जाएगा। फैसल वाड़ा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे सामने एविडेंस आए तो हम भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ शामिल हो जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने इल्ज़ामात जो हैं
वो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दोहराए हैं, जब वो कहते हैं कि मैंने 15 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा था कि मुझे वो कम्युनिकेशन दी जाए जब बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उनके और चीफ जस्टिस देन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मैनुल्लाह के दरमियान में क्या कम्युनिकेशन हुई। इस पे चूंकि फैसल वाड़ा साहब इतना ज़्यादा इसरार कर रहे हैं, मुझे शक है कि जिन एजेंसीज़ के बिहाफ पे फैसल वाड़ा साहब ये कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि बाबर सत्तार और अतर मैनुल्लाह के दरमियान कम्युनिकेशन हुई थी या नहीं हुई थी, कॉरस्पॉन्डेंस, और कॉरस्पॉन्डेंस में कॉरस्पॉन्डेंस का ख़त उनके पास होगा, और मेरे ख्याल है उसमें से कोई चीज़ जो है ये एजेंसीज़ निकालना चाहती हैं, कुछ हासिल करना चाहती हैं, जिसकी वजह से बार बार फैसल वाड़ा साहब को इस चीज़ के लिए अनलीश किया जा रहा है या उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, आज ही के दिन में जो दिन ख़त्म हुआ, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के एक डेलीगेशन ने, जिसे लीड कर रहे थे गफूर हैदरी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म जो हैं फॉर्म 47 के जनाब मेजर शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मुलाकात की, और मेजर शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को दावत दी है कि वो उनकी कैबिनेट में आ जाएं, उनकी कैबिनेट हुकूमत को ज्वाइन कर लें। अब ये आप देखें, ये एक ऐसे मौके पे ये की गई है जबकि मौलाना फजल रहमान एक ड्रामा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मिलियन मार्च करेंगे, एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे अकेले। वो उसमें जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का या तहरीक इंसाफ के साथ मिल के नहीं वो करना चाहते कुछ, वो अकेले करना चाहते हैं। मेरा ख़्याल है कि मौलाना जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा ढकोसला कर रहे हैं। मौलाना बिल्कुल सीरियस नहीं है। उसकी वजह है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, मौलाना इसके कलीदी किरदार थे। पीडीएम को वो हेड करते थे, और पीडीएम की पहली हुकूमत में उनकी पार्टिसिपेशन रही है, और अभी भी ये जो हुकूमत है इसमें मौलाना का बड़ा रोल है। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, हर जगह मौलाना को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि मौलाना सिर्फ तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, उनके इत्तेहाद को ख़राब करना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ सका कि तहरीक इंसाफ वाले बार बार मौलाना के बारे में इतने नेक जज्बात का इजहार क्यों करते हैं। शायद पॉलिटिक्स ये है कि वो चूँकि कह चुके हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ हम मिलकर चलना चाहते हैं, अदर देन PMLN, PPP एंड MQM, तो वो मौलाना को कोई मौका देना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि वो इतने मैच्योर ज़रूर हैं कि वो मौलाना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब मैं जिस चीज़ की तरफ, मैं समझें कि मैं इस व्लॉग में बहुत उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से भी है, वो और उसका ज़िक्र इस तरह से है कि आज के दिन में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी सख्त अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान के हवाले से, और दुनिया को ये बावर करवाया है कि हिंदुस्तान के सियासतदान BJP वगैरह जो हैं, कि जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है, नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं, ये उसके रिएक्शन और रद्द अमल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट हमारे सामने आई। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के जवाब में उन्होंने किया है, या अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछले जुमे को और फिर सैटरडे को आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हम कब्ज़ा कर लेंगे, और आज़ाद कश्मीर का एक एक इंच और एक एक चप्पा जो है वो हमें बिलोंग करता है, हमने उसके हवाले से 26 सीटें रखी हुई हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके हवाले से ये रद्द अमल कर रहे हैं, ये BJP की या नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स के हवाले से रद्द अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है, BJP के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे, और जो हमें घसीट रहे हैं अपने इलेक्शन के, अपनी पॉलिटिक्स में, उससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उससे ख़तरा लाक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देख लें स्टेज के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो तो एक बड़े पॉलिटिकल जोक्स की या सैटायर या पन या जुगतबाजी के खाते में जाती हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले बिहार के अंदर जो वो कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नरेंद्र मोदी बोले, एक हाजीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक और सारण में, और तीनों जगह पाकिस्तान के हवाले से जो उनके कमेंट थे वो दर हकीकत कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर हमने हमला किया, और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये हमें पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है, और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा, ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं हैं, तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो, मैं एक अपने बारे में उन्होंने बात ये की कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे वारिस आप लोग हैं, गरीब लोग मेरे वारिस हैं, और ये कांग्रेस वाले और इंडिया अलायंस वाले जितने भी लोग हैं, इनकी पॉलिटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये मुरूसी सियासत करते हैं। ये तो बात उनकी खैर बड़ी पॉजिटिव थी। फिर उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा मुसलमानों के हवाले से, और उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी
ایک تو یہ ہر ایک سال کے بعد یہ انڈیا الائنس والے 5 ان کے لیڈر ہیں، یہ ہر سال کے بعد اپنا لیڈر چینج کریں گے. سنا ہے کہ ان کے 5 پرائم منسٹرز ہوں گے. یہ وہ کہہ تو رہے ہیں، ایسا کہا تو نہیں ویسے انڈیا الائنس والوں نے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کانگریس والے جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے سمپیتھیٹک ہیں، اور ان کی حکومت آ جائے تو یہ ہندو عورتوں کا منگل سوتر، جو ہندو میرڈ عورتیں ہوتی ہیں، وہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں میرے خیال بازو میں، کلائی میں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ منگل سوتر بھی ان کا چھین کے مسلمانوں کو دے دیں گے، اور یہ ساری ریزرو سیٹس بھی مسلمانوں کو دے دیں گے. اور یہ ہندوؤں کی اور یا گاؤں میں ان کی جو بھینسیں ہیں وہ بھی چھین کے مسلمانوں کو دے دیں گے. تو مسلمانوں پہ خاصا انہوں نے حملہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے جو منسٹرس ہیں 60% وہ شیڈیول کاسٹ میں سے ہیں یا ادر بیکورڈ کلاسز جس کو OBC کہتے ہیں اس میں سے ہیں، اور یہ کانگریس والوں کو چاہیے کہ یہ مسلمانوں کو ریزرو سیٹس کے بجائے اس قسم کی اکنامکلی جو ڈس ایڈوانٹیج کلاسز ہیں اس کی طرف آ جائیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھی ہندوستان کی بڑی ایک اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج کلاس ہے. میں نے آپ کو سارے فیکٹس ان کے اس لیے بتائے کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ انہوں نے ہندوستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کہا ہے، اور ہندوستان میں اس کا بہت سا انالیسس بھی چھپ رہا ہے. اب ہندوستان کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو دیکھی ہے میں نے وہ یہ ہوئی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جتنا بھی ہے اس کو گودی میڈیا کہا جا رہا ہے، اور وہ نریندر مودی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتا، اور جو بھی نریندر مودی اور BJP کہتے ہیں اس کو منو ان یقین کر لیا جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں پاکستان ہی کی طرح اور پاکستان سے کہیں زیادہ بڑھ کے ایک بہت ہی روبسٹ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت آپریٹ کر رہا ہے، جو ہندوستان کے اندر سے بھی آپریٹ کر رہا ہے، ہندوستان کے باہر سے بھی آپریٹ کر رہا ہے، لیکن خاص کر کے ہندوستان کے اندر سے وہ آپریٹ کر رہا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اس پورے الیکشن کے ٹیمپو کو مینٹین کر رہا ہے. یہ سوشل میڈیا انالیسس یہ کرتا ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ اس الیکشن کے پہلے فیز کے بعد سے ہی ایک بہت پریشان وریڈ شخصیت ہے، بیکاز انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس الیکشن میں 370 سیٹیں اپنے تھی جیتے گی، اور NDA الائنس جو ہے وہ کوئی 400 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گا. ذہن میں یاد رکھیے کہ اس سے پہلے صرف ایک ہی پارٹی ایسی ہے ہندوستان کی پوری تاریخ میں، صرف ایک ہی دفعہ ایسا ہوا دسمبر 1984 میں جب راجیو گاندھی نے 404 سیٹیں جیتی تھیں. کبھی کسی نے 400 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتیں، اور اس وقت بھی موقع یہ تھا کہ فارمر پرائم منسٹر جو تھیں، جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا، اسیسینیشن ہوئی ان کی، اس کے بعد ایک سمپتھی ویو تھی. قتل ان کا ہوا میرا خیال ہے 31 اکتوبر 1984 کو، اور اس کے بعد ایک ہمدردی کی ویو تھی پورے ہندوستان میں، جس میں راجیو گاندھی انہی کے بیٹے، بخیر وہ تھے بھی نہیں پالیٹکس میں، ان کو پالیٹکس میں لایا گیا، کچھ عرصے پہلے ہی پالیٹکس میں آئے، اور انہوں نے 404 سیٹیں جیتیں. ادروائز کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اب ان کا یہ خیال تھا، اور پچھلا جو الیکشن ہوا 2019 کا، اس میں BJP نے خود سے جیتی تھیں 303 سیٹیں، اور ان کا جو NDA کا الائنس تھا اس نے جیتی تھیں 353 سیٹس تھیں. اب ان کا خیال تھا کہ ہم اکیلے جیت لیں گے 370، الائنس ہمارا جیت لے گا 400 سے زیادہ سیٹیں. لیکن جب پہلا فیز ہندوستان کے الیکشن کا ختم ہوا، اینالسٹ یہ کہتے ہیں، تو جو ووٹر ٹرن اوور تھا اس میں خاصی کمی آئی 2019 کے مقابلے میں، اور پھر سیکنڈ فیز میں اور کمی آئی، تھرڈ فیز میں بھی کمی آئی. اب چوتھا فیز جو ہوا ہے اس میں بھی مہاراشٹرا میں، UP میں بتایا جاتا ہے کہ 52 سے 57% تک ووٹ ڈالا ہے، جبکہ پچھلی دفعہ 2019 میں 60% سے زیادہ ووٹ یہاں پہ پڑا تھا. بنگال میں اچھا ووٹ پڑا، وہاں ویسٹ بنگال میں 75% کے خلاف کے تقریباً ووٹ پڑا ہے. ہندوستان کے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی سیریس پاسبلٹی ہو گئی ہے، سلم پاسبلٹی ہے لیکن سیریس پاسبلٹی ہے کہ اس الیکشن میں نریندر مودی اور BJP کو شکست ہو سکتی ہے. آپ نے ٹھیک سنا، ہندوستان کے اینالسٹ کو یہ شک ہے کہ نریندر مودی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ ووٹر ٹرن اوور اگلے 3 فیزز جو ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں فیز، جو کہ یہ 1 جون تک جاری رہیں گے، اگر یہ ووٹ ایسے ہی پڑتا رہا، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلے، تو نریندر مودی کی پارٹی BJP کو سیریس سیٹ بیک ہو سکتا ہے. وہ سیٹ بیک 2-3 شکلیں اختیار کر سکتا ہے. شکست بھی ہو سکتی ہے، بہت کم پاسبلٹی ہے، لیکن زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو سیٹیں بہت کم ملیں گی. ہو سکتا ہے ان کو اتنی ہی سیٹیں ملیں جتنے 2019 میں ملی تھیں، یا اس سے بھی کم ملیں، 303 سے بھی کم سیٹیں ملیں. اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گرفت جو ہے وہ پالیٹکس پہ سے اکھڑ جائے گی، اور BJP کے لیے بہت بڑا ریورسل اور سیٹ بیک ہوگا. یہی وجہ ہے کہ فرام دا سیکنڈ فیز آف دس الیکشن مسلسل مسلمانوں اور پاکستان کا ذکر وہاں پہ شروع ہو گیا. پہلے فیز میں BJP کے لیڈروں نے پاکستان اور مسلمانوں پہ حملے نہیں کیے، سیکنڈ فیز میں حملے شروع ہوئے. اور اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انووک کیا جاتا ہے، در حقیقت انڈیا میں مسلمانوں پہ ڈائریکٹلی حملے کرنا تھوڑا سا معیوب ہوتا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے جو لے ڈاؤن رولز ہیں ہندوستان کے اندر کہ آپ نے کمیونل ایشو کو نہیں اٹھانا ہے، آپ نے مائنورٹیز کو اٹیک نہیں کرنا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن چونکہ الیکشن کمشنر سارے نریندر مودی نے خود ہی ان کی حکومت نے الیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ چپ رہتے ہیں. وہ اس ایشو پہ کانگریس ان کو کمپلین کرتی رہتی ہے، اپوزیشن، لیکن وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے. لیکن جو پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہندوستان میں کیا جاتا ہے. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے. فارن آفس پاکستان کا اس پہ کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟
یہ تو ایک خاصی وہ ایک انٹرنل کٹ وہ لگا رہے ہیں. اگر فارن آفس امیت شاہ کی اسٹیٹمنٹس پر ریئیکٹ کر رہا ہے تو فارن آفس کو امیت شاہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ ریئیکشن کرنا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس ہم نے سنی ہیں ہماری اس پہ بڑی ریزرویشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ایک لاسٹ آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک کامنٹ پڑھا ایک انڈین اینالسٹ کا 7 مئی 2024 کا. آج تو 15 تھی نا، 7 مئی کا کامنٹ ہے کہ نریندر مودی اس وقت اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ ان کو پاکستان سے مدد چاہیے، ان کو پاکستان سے ٹینشنز چاہیے، ان کو ایک وار کائنڈ آف سیناریو چاہیے پاکستان سے جو ان کو الیکشن میں مدد کرے گا. ادروائز نریندر مودی کا الیکشن ان کے حوالے سے ٹھیک نہیں چل رہا. اب یہ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ کوئی مدد کرتی ہے ان کی؟ آئی ڈونٹ ریئلی نو. بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں.